नईम साहब, गुजारिश ये है कि आप जैसे अमेरिका का एक पूरी हिस्ट्री है, वक्त ज़रूरत हमें टिशू की तरह इस्तेमाल किया, जैसे ही उसकी ख्वाहिश के मुताबिक नताइज आए और हमें उसने इग्नोर कर दिया। अब सीएए के जो डायरेक्टर साहब आया, भारत होकर आया, उनके भारत के साथ एग्रीमेंट भी बहुत ज्यादा है। एक तो तरफ आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा थ्रेट कर रहे हैं, मैक्सिमम क्या कर सकते हैं हमें? क्या भारत हम पे अटैक करने की पोजीशन में है? मैं नहीं समझता कि अमेरिका पे एतमाद किया जा सकता। यकीनन आप बेहतर जानते हैं। क्या मैक्सिमम कर लेंगे अगर हम उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते जो उनके सीए के डायरेक्टर हैं, तो क्या पाकिस्तान के खिलाफ वो क्या कर सकते हैं मजीद? जी देखें, सबसे बड़ी बात तो वो ये कर सकते हैं कि आपको FATF में मजीद रखें, आपके ऊपर इक्तिसादी पाबंदियां लगा दी जाएं किसी न किसी तरीके से, आपको मुख्तलिफ ये जो रेड लिस्टें हैं और फलानी लिस्टें इनमें रखा जाए, इससे आपको काफी तंगी आपके लिए पैदा कर देंगे। और भारत को ये छुट्टी दे दें कि जो पहले आप इनके साथ करते रहे, मैं कुलभूषण की बात कर रहा हूँ, जो वो हमले करते थे अफगानिस्तान की तरफ से, साफ जरा वहां तो इससे नहीं हो सकते, लेकिन और जगह हमारा पूरा समंदर है, तो भारत को वो शायद दे सकते हैं कि हम आंखें बंद कर लेंगे, आपने इनके साथ और जो करना है वो बेशक आप करें। तो ये बातें हो सकती हैं। और कोई छोटी मोटी जैसे बॉर्डर स्कर्मिश नहीं खतरा, और सवाल आसान कर देता हूँ। जी जी जी, मैं और सवाल नहीं सब गुजारिश ही है। देखिए, दहशत गर्दी तो अरसा दराज से भारत पाकिस्तान में करा रहा है। उसने दैश के वहां ट्रेनिंग कैंप भी खोले हैं, अफगानिस्तान में भी खोले थे। क्या खुदा ना खास्ता भारत दोनों न्यूक्लियर पावर्स है, इतनी जुर्रत कर सकता है कि पाकिस्तान पे अटैक कर दे? और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फौज तो यकीनन उसके लिए है। क्या वो कर सकता है ये इतनी जुर्रत? दहशत गर्दी तो वो कराता रहेगा, वो दुश्मन है, वो हमारा खैर खा तो नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखिए, फुल फ्लैश अटैक के तो इम्कानात बहुत कम हैं, लेकिन जब एक सुपर पावर किसी एक साइड के साथ मिल जाए, अगर सुपर पावर भारत के साथ मिल जाए तो भारत हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। ये मुलाकात कितनी आम है? इंडिया से वो तशरीफ ला रहे हैं, तो मेरा अपना ख्याल ये, देखें, एक तो आपको पता है कि मसला तो अफगानिस्तान ही है और उधर से हिंदुस्तान से वो करा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि गंभीर है मामला। अगर सीधा इधर आते तो और बात होती। तो मेरा अपना ख्याल ये, अंदाजा ही लगा सकते हैं, साफ जाहिर है कि बाकी तो अल्लाह बेहतर जानता है। वो कुछ कहते हैं ना, कैरेट्स एंड स्टिक्स दोनों लेकर आए हैं। और मेरे अंदाजे में मैं आपको बता देता हूँ कि कैरेट्स क्या हो सकती हैं और स्टिक क्या है, फिर मैं ये भी अंदाजा लगाऊंगा कि वो क्या कह रहे हैं। देखिए, कैरेट तो उन्होंने ये कहा होगा कि जी FATF से आपको निकाल देते हैं, आपके और कोई अगर IMF के साथ कोई मसाइल हैं उनको हल कर देते हैं, ये जो आपको रेड लिस्ट में किया हुआ है या कोई और इस किस्म का मामला है ये कर देते हैं। और जो स्टिक्स लेकर आए होंगे उन्होंने कहा होगा, देखें जिस तरीके की खबरें उड़ी हुई हैं कि जी आपने तालिबान की मदद की है, इसकी बुनियाद पर हम आप पर सैंक्शन भी लगा सकते हैं। और ऐन मुमकिन है, ये मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, ऐन मुमकिन है उन्होंने ये धमकी भी दी हो कि ये हम आपको मजा भी चिखा सकते हैं। और चूंकि भारत की तरफ से होकर आए हैं तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो क्या कह रहे होंगे, कैसे मजा चखाने से क्या मुराद है जनरल साहब आपकी? क्या कोई वो जारहियत भी कर सकते हैं यहाँ पर? ये है कि जी भारत जो है और बात जितना उसने प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है कि जी सब कुछ ये पाकिस्तान की तरफ से हुआ है, उनको भी वो खास अमरीकी को समझते हैं, सारे अक्लमंद लोग समझते हैं कि जिस वजह से हुआ है वो खुद है और कोई, लेकिन एक बहाना वो तलाश कर रहा हो सकता है उन्होंने उनको ये आइडिया दिया हो, ये मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि जी आप हमारी मदद करें, इंटेलिजेंस की मदद करें, हमारे आप डिप्लोमेटिक सपोर्ट दें, तो हम थोड़ा सा काम करते हैं पाकिस्तान के साथ। लेकिन वो मैं उन लोगों में से जो कहता हूँ कि भारत को ऐसी शरारत करे। अब वो क्या कह रहे हैं, वो पैंतरा बदल के आना चाह रहे हैं, मास्क दूसरा पहन के आना चाह रहे हैं, वो फिजिकली तो यहाँ से निकल गए। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई इस किस्म के इंतजाम करते हैं कि हम आ जाए और फिर हम इन्वेस्ट कर सकें, और वहां पर कोई अपना साफ रह रहा है, जब वो इन्वेस्ट करेंगे तो अपनी NGO भी साथ लेकर आएंगे और यहाँ पर मस्जिदें भी खड़ी करेंगे। अब देखते हैं कि हम कितना समझे हैं, पुराने चीजों से सबक हमने हासिल किया है या नहीं किया, या एक दफा फिर उसी कुएं में दोबारा गिरने को तैयार है, जिसमें से कई बार कुदरत ने हमें निकाला है, हम तो बार बार उसमें गिर। इंडिया में आपको बता रहा था CIA के सरबराह पहुंचे हुए हैं और कौमी सलामती के अजीत डोभाल से मुलाकात की है, दीगर हुकाम से मुलाकात की। ये कहा है कि आप आगे बढ़ें और आगे बढ़कर तालिबान के साथ मामला सीधे करें और
वापस जाके काम करें, सफारत खाना खोलें और उसके बाद फिर हम भी आ जाएंगे। ये है कि रूस के अब इंडिया जो है वो कोशिश कर रहा है रूस के ज़रिए कि बातचीत बढ़ाई जाए। रूस के इस वक्त जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं वो पहुंचे हुए हैं इंडिया और वहाँ पे उनकी मुलाकात में चल रही है। पूरी दुनिया कुछ और बात कर रही है, जबकि दिल्ली जो बात कर रहा है, न्यू दिल्ली जो बात कह रहा है, वही बात मरियम सफदर साहिबा ने की है। और वो किया है कि पाकिस्तान को, अब ये मरियम सफदर साहिबा कह रही हैं कि पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। इससे मैं समझता हूँ कि कोई बड़ा डैमेजिंग स्टेटमेंट हो नहीं सकती। वेस्टर्न पावर्स और सारे कहेंगे जी ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। दो चीजें मांगेंगे वो, एक ये कहेंगे कि खवातीन और ह्यूमन राइट्स होनी चाहिए, दूसरा वो ये कहेंगे ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं यहाँ उनको खत्म। अगर आप तालिबान को नहीं माने, अब्दुल्ला साले को मान लें, किसी को तो मानेंगे ना, या किसी को मानना ही नहीं है आपने। अब तिजारत कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं? रोड हम खोल रहे हैं, किसके साथ खोल रहे हैं? अमेरिकन भी देखिए ना, हमने कहा कि इनखला कर लो, हमारे लोगों को निकालो, किससे कहा? जब मान ही नहीं रहे आप तो किसी से तो बात करनी है ना आपने। तो बात ये सारी, वो कहते हैं व्हाट्स इन द नेम, तो रिकग्निशन आप करें ना करें, लेकिन उसको अगर आप सरकारी तौर पे करेंगे तो वो एक ये भारत खाने खुले हुए हैं। अच्छा, अक़वाम में अब एक और नया रौला, रशिया जो है उसने आना है, हुकूमत का ऐलान हो गया ना, तो अब यह है कि पहला फोन किसकी तरफ से जाता है? नए वजीर आजम अफगानिस्तान। कितना अहम है डॉक्टर अफगानिस्तान के नए वजीर आजम को मुबारकबाद का फोन कौन करता है? ये देखे ना, या करता है या नहीं, या फिर अब्दुल्ला साले को करता है। भाई दो है ना, हाँ। दो में से चूज वन। ये मतलब है कि कोई अब गुंजाइश बची नहीं, और दुनिया भी देख रही है, हम भी देख रहे हैं। या कहें कि हम अब्दुल्ला साले के साथ हैं सब, या कहें कि हम तालिबान के वजीर आजम को अभी फोन उठाएं। दोस्तों, इंडिया जो है वो उसने एशिया की सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट फैक्ट्री है वो उसने उसको खोला है, इफ्तिताह किया है, और कहा जा रहा है कि ये तकरीबन सालाना जो है वो 1000 एयरक्राफ्ट जो है वो बनाएगी। और ये कहा जा रहा है कि जो ये जो इंडिया का वो एक प्लान है ना, डिफेंस सेल्फ रिलायंस, ये बेसिकली वो है। और ऑब्वियसली जो मेन चैलेंज है वो चाइना है एंड देन पाकिस्तान है, और इसके लिए इंडिया को ये फील ज़्यादा होता है कि चाइनीज़ जो है वो उनकी असर्टिवनेस बढ़ रही है। एंड इसके लिए जारी बात है, इंडिया जो है वो अपने वेस्टर्न जो पार्टनर्स हैं, अमेरिकन, यूरोपियंस को, इजराइलीज़ को और बाकी लोगों को ये बताना चाहता है, इवन कि अरब वर्ल्ड को भी बताना चाहता है कि भाई देखो ये हमारे पास, दिस इज़ व्हाट वी कैन डू। अगर मैं आप इसको ये बताऊं कि अब ज़ाहिर बात है ये इंडिया ने अपना जो डिफेंस बजट है वो तकरीबन डबल डिजिट जो है वो इंक्रीज़ की है, जो एनुअल डिफेंस बजट है। और असल जो टारगेट है वो तो उसका वो जिसे कहते हैं ना जियो पोलिटिकल राइवल जो है वो तो फिर चाइना ही है, और इसके अलावा मेन या फिर पाकिस्तान है। और तकरीबन इंडिया ने जो 5.94 ट्रिलियन रुपीस जो कि $72.6 बिलियन बनता है डिफेंस में फॉर 23-24 फाइनेंशियल ईयर के लिए किया है, जो कि 13% ज़्यादा है जो कि पिछले के हिसाब से। और आप सारी बात है, उनको पता है कि ये पैसा जो है वो उनको लगाना पड़ेगा, क्योंकि चाइना जो है वो बिल्कुल सर पे बैठा हुआ है। पाकिस्तान के साथ उनके मसाइल चलते रहते हैं, लेकिन लार्जली जैसे मैंने पहले बताया कि दे वांट टू गिव अ मैसेज टू द वेस्ट, वन थिंग, कि ये हमारी पोटेंशियल है, यहाँ ये हम कर सकते हैं, ताकि हम इंडिया की मज़ीद सपोर्ट की जाए और उनके साथ खड़ा हुआ जाए। सेकेंड, इंडिया जो है वो समझता है कि हमें बेसिकली एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, जो वो जिसे आप कहते हैं ना कि उनकी ये जो है कि आत्मनिर्भर भारत जो है कि सेल्फ रिलायंस एजेंडा जो है डिफेंस में, जो कि और कि जी ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना डोमेस्टिक चीज़ें प्रोक्योर की जाएं। और अब ये जो चीज़ है कि
इंडिया तकरीबन जिसे कहते हैं ना कि $72.6 बिलियन लगा रहा है, और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 1.63 ट्रिलियन रुपीस जो हैं और वो जो डिफेंस आउटले के लिए हैं, वो उसमें जो है नए वेपन्स लेना, एयरक्राफ्ट, वॉरशिप्स और जो मिलिट्री हार्डवेयर के हवाले से हैं। अब ये चीज़ जो है ये एक जारी बात है, और इसी तरह वो 550 बिलियन जो डॉलर है, वो समझते हैं कि हमें ओवरऑल मिलिट्री हार्डवेयर पे दिस इज़ व्हाट दे हैव टू उन्हें लगाना पड़ेगा। इसमें से काफ़ी ज़्यादा पैसा जो वो समझते हैं कि $5 बिलियन के करीब मिलिट्री हार्डवेयर पे लगाना पड़ेगा। एनी हाउ ये एक जारी बात है, चीज़ बताता है हमें कि व्हाट इंडियंस आर थिंकिंग एंड हाउ इंडियंस आर थिंकिंग। जैसे ये पहले बताया कि डबल डिजिट इंक्रीज़ है एनुअल डिफेंस में, और लार्जली अगर आपको याद हो कि मैंने इस प्लेटफॉर्म पे शेयर किया था कि इंडिया जो है वो देयर हैज़ बीन द लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर इन द वर्ल्ड, और इसमें जो सिपरी वगैरह का डाटा है वो भी हम शेयर करते रहे। लेकिन पिछले कुछ अरसे से इंडिया ने लोकल डिफेंस प्रोडक्शन के ऊपर रिलाई करना शुरू कर दिया है। लेकिन जारी बात है, अभी जो थोड़ा अर्सा पहले जैक सोलन और जो अजीत डोवल साहब हैं, उनकी जब अमेरिका में मुलाकात हुई तो उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो यही थी, जो जैक सोलन अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र चाहते थे कि इंडिया जो है उसकी रशिया पर डिपेंडेंस कम हो और इंडिया को चाइना के मुकाबले में ला के या चाइना के साथ खड़ा किया जाए। लेकिन देर इज़ अंडरस्टैंडिंग एंड देर इज़ असेसमेंट इन इंडिया कि जिस स्पीड से अमेरिका बात कर रहा है उस स्पीड से अमेरिका हमें वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं कर रहा। दिस इज़ व्हाट द इंडियंस आर थिंकिंग कि भाई वो हमें भेज तो रहे हैं, और लेकिन वो बात तो करते हैं लेकिन वो हमें करते कुछ नहीं है, उस स्पीड से चीज़ें भेज नहीं रहे। रशिया जो है वो सारी बात है सबसे बड़ा मिलिट्री सप्लायर है इस वक्त, तो रशिया से उनको तेल मिल रहा है बड़े पैमाने के, और लेकिन ये जो चीज़ आई है इसके जारी बात है मल्टीपल जो चीज़ें हैं, और इसमें ये जो ये हेलीकॉप्टर फैक्ट्री बनाना एशिया की सबसे लार्जेस्ट, और ये कर्नाटका में ये सारी बात है उन्होंने ये लेके आए हैं, जिसमें वो बेसिकली इनिशियली लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर जो हैं वो बनाएंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि इंडिया समझता है कि उसको ये जितने भी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं या अफ्रीका में या लैटिन अमेरिका में या फॉर एग्जांपल इवन इन सेंट्रल एशिया, ये सारे ममालिक जो हैं दे आर पोटेंशियल बायर हैं इंडिया के मिलिट्री हार्डवेयर के। और अभी तो ये जो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये एक्सपैंड करेंगे अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो है, जिसे वो कहते हैं ना कि मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की तरफ, और बाकी जो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं उस हवाले से। और सुनने में ये आ रहा है कि ये जो सबसे बड़ी फैक्ट्री बनी है ये इंडिया की जो हेलीकॉप्टर की जो रिक्वायरमेंट है उसको इंडिजिनियसली मीट करेगा, जो इंटायर रिक्वायरमेंट इंडिया को चाहिए। अब ये किस हद तक है, अब ये तो देखें ना, इट विल टेक सम टाइम टू अंडरस्टैंड। जिसे वो कहते हैं ना कि आपने देखना है कि चाइनीज़ के पास क्या है, ठीक है, जैसे इंडिया या पाकिस्तान बहुत देर दूसरे राइवल्स को देखते हैं कि भाई उनके पास कौन सी मिलिट्री टेक्नोलॉजी है। फॉर एग्जांपल जब ओसामा बिन लादेन को अमेरिकन नेवी सील्स ने मारा एबटाबाद में, तो जो उनका हेलीकॉप्टर गिरा तो उसको कहा जाता है कि पाकिस्तान ने वो जो उसका डेब्री था उसमें से बहुत सारी चीज़ें चाइनीज़ को दे दी, सो दैट कि चाइनीज़ वो जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर काम कर सकें। अब ये जो चीज़ है इसमें जारी बात है कि ये एक का है कि क्या ये उस तरह के जो यूरोपियंस एंड वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स या अमेरिकन स्टैंडर्ड्स के हेलीकॉप्टर होंगे या नहीं होंगे। ऑब्वियसली जिसे कहते हैं ना दिल्ली टूरिस्ट, देयर इज़ अ मैनी स्लिप बिटवीन कप एंड लिप, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन हाँ, इसमें अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स आते रहें, जिस तरह इंडिया इनकरेज कर रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि आए भाई हमारे साथ, ये जो इनका आत्मनिर्भर भारत है, ये जो सेल्फ रिलायंस है इसके ऊपर हमारे साथ काम करें, तो दिस इज़ वेयर दे बिलीव। जैसे मैंने पहले कहा कि डबल डिजिट आउटले है, लार्जेस्ट एलोकेशन है, तकरीबन 13.3% ऑफ द एक्सपेंडिचर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को जाएगा। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बिल्ड किया ये इंडस्ट्री 4.0 स्टैंडर्ड्स की है, और कहा जा रहा है कि अगले 20 सालों में जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है
वो तकरीबन जैसे मैंने पहले कहा कि 1000 हेलीकॉप्टर्स जो है वो बनाएगी और इसमें तकरीबन 6000 के करीब लोगों को इस खित्ते में जॉब मिलेगी। जाहिर बात है लोग बाहर से भी आते हैं, लेकिन इस खित्ते के लिए एक बड़ी जो है वो चीज़ है।